नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कल ही रेल बजट पेश हुआ और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रेल मामलों के विशेषज्ञ नागेश नामजोशी जी। नामजोशी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। इस रेल बजट को आप क्या कहेंगे? एक सामान्य परंपरागत रेल बजट से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस रेल बजट को खराब है, अच्छा है, बहुत खराब है, औसत है? औसत बजट कहा जा सकता है इसको। क्या इस बजट से विकास होगा? विकास जिस गति से आप चला आ रहा है उससे ज्यादा विकास की संभावना नहीं दिखती मुझे। मालवा की तरफ कितना ध्यान रखा है इस रेल बजट? मालवा की तरफ मेरे इस मत में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है। जो कुछ सुविधाएं इंदौर के लिए घोषित की गई है वो देखने के लिए तो सुंदर लग रही है, पर वास्तविकता में वो अनुपयोगी साबित होंगी। इस बात को एलोबरेट करेंगे, बताएंगे? जी सर, इंदौर से बेंगलोर यशवंतपुरा के लिए एक नई ट्रेन की घोषणा की गई है। साप्ताहिक ट्रेन है ये इटारसी से अमरावती, अकोला, नांदेड़ होते हुए यशवंतपुरा के लिए जाएगी। और यदि जहाँ तक मैं जानता हूँ रेलवे को अमरावती जाने के लिए मेन ट्रैक से अंदर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, वापस पुनः मेन लाइन पर आएगी, वहाँ से अकोला होते हुए नांदेड़ के लिए आगे रवाना होगी। जबकि इंदौर से अकोला होते हुए नांदेड़ जाना ज़्यादा आसान है। तीसरी गाड़ी इंदौर से भोपाल के बीच में एयर कंडीशन इंटरसिटी एक डबल डेकर एक्सप्रेस दी गई है। इंदौर से भोपाल के बीच हबीबगंज के बीच में अभी जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है उसमें एक एयर कंडीशन चेयर कार लगती है, वो भी पूरी तरह से भर के नहीं जाती है। तो किस सोच से ये एयर कंडीशन एक्सप्रेस गाड़ी दी गई है मैं समझ पाने में असमर्थ हूँ। यानी जिसकी जरूरत थी वो नहीं दी गई, जो जरूरतें थी वो नहीं दी गई। इस बजट में इंदौर खंडवा के बीच ब्रॉडगेज लाइन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रतलाम अकोला के लिए पूरे प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसकी कॉस्ट 1450 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 30 करोड़ रुपए इसके धन से रतलाम से फतेहाबाद का काम पहले पूरा करना है। रतलाम से फतेहाबाद का करीब 80 किलोमीटर का ट्रैक है और गेज कन्वर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट सामान्यतः आती है। इस हिसाब से 160 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी रतलाम फतेहाबाद पूरा करने के लिए, पर अभी तक कुल मिला के भी 160 करोड़ रुपए की धनराशि इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं दी गई है। यानी कहाँ खंडवा से अकोला और कहाँ इंदौर, खंडवा रतलाम से फतेहाबाद, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी पूरा नहीं होगा। क्या हमारे नेता, हमारे मालवा के नेता कमजोर हैं जो रेल के मामले में मांग जोरदार नहीं कर पाते? इतने सांसद इंदौर से गए हैं, सज्जन सिंह वर्मा हैं, प्रेमचंद गुड्डू हैं, सुमित्रा ताई तो हैं ही, राज्यसभा के सदस्य भी हैं। मांगे तो जोर शोर से रखी जाती हैं, पर इस जोर शोर का उपयोग तब नहीं होता है जब क्षेत्रीयता उस पर हावी होती है। और दूसरे, रेलवे का फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा हो रहा है कि जिसमें रेल प्रोजेक्ट्स के लिए रेलवे के पास पैसा ही नहीं है। इस बजट में भी घोषणा की गई थी कि पूरे अभी जो रेलवे के पास प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा करने के लिए 14 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवश्यक है, जबकि रेलवे का एक साल का जो आउटलुक दिया गया है वो 64,000 करोड़ रुपए का दिया गया। इस गति से भी देखें तो हम ये सालों लग जाएंगे रेलवे के प्रोजेक्ट्स पूरा होने में। तो कैसे विकास होगा रेलवे का? रेलवे को अपनी तरह से पीपीपी मॉडल, स्टेट के साथ शेयरिंग के सिवा दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। पीपीपी की कोशिश तो की गई है इस बजट। पीपीपी की कोशिश है रेलवे ने अपनी शर्तों पर की है। हाँ। यदि आप दूसरों से धन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो उनकी शर्तों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा जी। इसके लिए बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे एक आवश्यक चीज है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में यदि रेलवे का नेटवर्क पूरी तरह से फैलता है तो टोटल इकोनॉमी पर इसका फायदा होगा। लोग कहते हैं नामजोशी जी कि अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो वहां उद्योग धंधे चाहे न लगाएं, वहां से रेल लाइन डाल दीजिए तो उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। उस दिशा में पूरा मालवा, निमाण, ये पूरा मध्य प्रदेश ही कहेंगे, रेलवे के मामले में बहुत ही उपेक्षित सा इलाका है। तो क्या होना चाहिए आपकी राय में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ नेटवर्क बढ़ाने के लिए नेशनल एवरेज पर भी नहीं है। 19% नेशनल एवरेज है, मध्य प्रदेश का एवरेज 16% से भी नीचे है। ऐसी स्थिति में मिनिमम नेशनल एवरेज पर लाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस क्षेत्र में यदि इन्वेस्टमेंट होता है तो न केवल मध्य प्रदेश का वरन इस देश का भी विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, 65 साल के बाद भी खंडवा, सेंधवा, खरगोन इस क्षेत्र में रेलवे की
कहीं आता पता नहीं है। इस क्षेत्र में बैरन लैंड है जो खेती योग्य नहीं है। ऐसी जमीन का उपयोग उद्योगों के लिए यदि किया जाता है, श्रम सस्ता अवेलेबल है, उपलब्धता सिर्फ यातायात की होना चाहिए। यदि इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछ जाती है तो उद्योगों को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। रेलवे जो कार्य करती है वो अपना कारोबार देख के करे, जबकि उसे ये करना चाहिए कहाँ पर जरूरत है, जहाँ रेवेन्यू उसे मिलता है उसी क्षेत्र में रेल लाइन बिछाती है। ऐसा है रेवेन्यू से ज़्यादा ये निर्णय पॉलिटिकल ज़्यादा होते जा रहे हैं। रेलवे यदि अपना व्यवसाय करना चाहती है और फायदे का व्यवसाय करना चाहती है तो इससे ऊपर उठ के रेलवे को सोचना पड़ेगा कि रेलवे की दृष्टि से क्या उपयोगी है। नेताओं की दृष्टि के बजाय रेलवे को अपनी दृष्टि से उपयोगिता देखना पड़ेगी चीज़ों की। अधिकतर रेल मंत्री बिहार के हुए हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, या बंगाल के हुए हैं ममता बनर्जी और दिनेश त्रिवेदी। जब भी ये लोग होते हैं तो अपने राज्य की ओर तो बहुत ध्यान देते हैं। हमारे प्रदेश के जब रेल मंत्री हुए हैं, चाहे माधवराव सिंधिया हो या अन्य कोई भी नेता रहे, उन्होंने हमारे प्रदेश की उपेक्षा की, ऐसा लगता है। ये हो सकता है ये दोष हमारे यहाँ के पानी में हो। बिहार का पानी और पश्चिम बंगाल का पानी अपने प्रदेश को ध्यान देने लायक होगा। लालू प्रसाद यादव अपने ससुराल तक रेल ले जाते हैं, ससुराल के गांव तक, लेकिन हम 25 लाख लोगों के शहर तक रेल नहीं ला सकते। ये दोस्त हमारा है, हम भी चुपचाप बैठे रहते हैं। हम ज्यादा शांति प्रिय हो रहे हैं या ये के लिए कि हम चाहते नहीं कि हम कुछ करें, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सब चीजें हमारी झोली में बैठ जाए। इस रेल बजट में रेल मंत्री ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि बुलेट ट्रेन चलेगी, आदर्श स्टेशन बनेंगे, हवाई अड्डों की तरह रेलवे स्टेशन हो जाएंगे। क्या ये पूरे होंगे सपने? मंगेरी लाल के सपने रहे। घोषणाएं बहुत आसान है। हाँ। बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन के लिए जो फाइनेंस है वो जापानीज फाइनेंस हो रहा है। जापान से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने हैं और अल्टीमेटली जापान की इंडस्ट्रीज बेनिफिट होंगी इससे। इस बेनिफिट से ज़्यादा ये जरूरी था कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो नेशनल नेटवर्क बढ़ाने में यदि किया जाता तो ऐसे क्षेत्र जहाँ रेल लाइनें अभी है ही नहीं, उस क्षेत्रों पर ध्यान दें और उस क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा बजाय बुलेट ट्रेन चलाने के। यानी बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय ये बेहतर है कि रतलाम खंडवा रेल को का गेज बदला जाए, ब्रॉडगेज किया जाए, 2 लाइन बंद की जाए, 3 लाइन की जाए, ये जरूरी है। हाँ, मेरे मत में ये ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बुलेट ट्रेन से कुछ व्यक्ति विशेष या वो पर्टिकुलर क्षेत्र ही सर्व करेगा। मान लें हम दिल्ली से जोधपुर यदि बुलेट ट्रेन जाती है 3 घंटे में पहुंच गई तो ये 3 घंटे का सफर प्लेन से भी किया जा सकता है जो इसको अफोर्ड करते हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन का किराया ज़्यादा रहेगा और ये उस पर्टिकुलर एरिया के लिए होगी। जबकि कई क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहाँ रेल लाइन अभी रेलें देखी नहीं है लोगों ने, उनको ऊपर उठाना ज़्यादा जरूरी है, किसी क्षेत्र विशेष को पोषण करना नहीं। रेल में जो किराया बढ़ाया गया, आप इसको कितना न्याय संगत पाते हैं? मैं पूरी तरह से न्याय संगत मानता हूँ। 8 साल से किराया नहीं बढ़ाया गया था। हम अपने परिवार में भी यदि देखें कि हमें पैसा कम पड़ता है, हमारी कोई अपेक्षा है कि हम घर में टीवी लाएं या एलसीडी रखें, तो हम एक्स्ट्रा काम करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। जितनी अपनी आमदनी है उसी में हम पूरा नहीं कर पाते, तो ये रेलवे ने भी करना चाहिए। 8 साल तक बगैर किराया बढ़ाए रेल चलाना असंभव होगा। तो रेलें राजनीति को चलाती है, राजनीति रेल चलाती है? हाल फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति रेल को चला रही है। यानी ये लगता है कि टिकट का दाम नहीं बढ़ाया तो ज्यादा वोट मिलेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा एक्चुअल होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो नीतीश कुमार जी ने रेल किराया बढ़ाया था, वो हार जाते। कितना किराया बढ़ाया? रेल मंत्री ने बड़े तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से किराया बढ़ाया। ये कहा कि 2 पैसा प्रति किलोमीटर, 3 पैसा प्रति किलोमीटर, 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया, जबकि वो होता तो 10% के करीब किराया बढ़ाया है। आप उदाहरण देख लें, 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से AC 3 टायर में किराया बढ़ाया गया है। इंदौर की बम्बई की दूरी 829 किलोमीटर है, तो ये किराया करीब 83 रुपये होता है। और इंदौर से बम्बई के बीच का वर्तमान AC 3 टायर का किराया है 830 रुपये के आसपास। ये करीब 10% पर जाके टिकता है। यही परिस्थिति सेकंड स्लीपर में भी है। ऐसा अक्सर होता रहता था अब तक कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC का किराया बढ़ा दिया, स्लीपर का मामूली बढ़ाया और पैसेंजर ट्रेन का किराया नहीं बढ़ाया। ऐसा करना उचित था क्या? मेरे मत में ऐसा उचित नहीं है। हाँ, क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि सेकंड स्लीपर के लोग कम ट्रैवल करते हैं, AC में लोग ज़्यादा ट्रैवल करने लगे हैं। और ये दुरंतो और गरीब रथ, इस तरह की गाड़ियां चलनी चाहिए। और मूल बात की, जहां हर ट्रेन में
अगर ट्रेनों में हर डिब्बे आरक्षित कर दिए जाएं तो आम आदमी कहाँ ट्रेवल करेगा, जिससे इमरजेंसी में यात्रा करनी है। पहले ट्रेन का मतलब था आदमी स्टेशन जाता, टिकट खरीदता, जाके किसी भी डिब्बे में बैठ जाता। अब ऐसा क्यों नहीं होता? सवाल रेलवे की फिर आमदनी का है। आम जनरल कोचेस वाली जो ये ट्रेन चलती है तो जनरल कोचेस का किराया कम लगता है, और उस किराए के कम में आज एक रिजर्व ट्रेन चले तो उसकी आमदनी ज़्यादा होगी, और रेलवे का ध्यान इस ओर ज़्यादा है बजाय आपको सहूलियतें देने का। रेलवे के बजट को आप पाते ही ठीक से बजटिंग हो रही है, रेलवे की ठीक से खर्च हो रहे हैं? खर्चा मेरे मत में ठीक से नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए धनराशि बजट में तो अलॉकेट होती है पर वो अपने एरिया में ट्रांसफर करा ली जाती है। उदाहरण के लिए इंदौर दावत की बात करें या इंदौर खंडवा गेज कन्वर्शन की भी हम बात कर लें, इसमें पिछले वक्त स्वीकृत धनराशि में से कुछ पैसा दूसरे फंड्स में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये तो नेताओं की कमजोरी है, हमारे यहाँ की लीडरशिप की कमजोरी है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, लीडरशिप की कमजोरी नहीं है। हाँ। ये रेल मंत्री या रेल मंत्रालय में बैठे हुए उच्च अधिकारियों का अपना इंटरेस्ट है इसमें। क्या बजट अप्रूव होने के बाद अकाउंटिंग सिस्टम या ट्रांसफरिंग सिस्टम में नेताओं की दखल नहीं हो पाती। अच्छा, क्योंकि जवाब ये मिलेगा कि हमने तो सैंक्शन कर दिए, जब ट्रांसफर होकर खर्चा हो जाते हैं तब हाँ। पब्लिक को नेक्स्ट बजट में पता चलता है कि ये फंड ट्रांसफर हो गए, या आरटीआई की तरफ से पता लगता है। हाँ। आप कैसे रेलवे के मामलों में इतनी जानकारी रखते हैं, क्या क्या लड़ाई लड़ते हैं? मैं व्यक्तिशः रेलवे में मूलतः इंटरेस्टेड रहा बचपन से ही, और व्यक्तिशः रेलवे स्टेशन पर जाके और नेट्स पर बैठ के अध्ययन करके सोचता रहा हूँ। इससे ज़्यादा मेरा कोई इंटरेस्ट रहा नहीं इस रेलवे में। भारतीय रेलवे को आप आज भी कई देशों की तुलना में अच्छा मानते हैं। किन देशों से हमारी ट्रेन अच्छी कही जा सकती है? मेरे मत में पॉपुलेशन को सर्व करने की दृष्टि से भी देखें तो मैं आज दुनिया में भारतीय रेल को पहला स्थान दूंगा, क्योंकि इतने लोगों को सर्व करना और इस तकलीफों में सर्व करना हाँ। यह आसान काम नहीं है। यूरोप के कई देशों में रेल यात्रा एक लग्जरी मानी जाती है, हमारे यहाँ रेल यात्रा एक नेसेसिटी है। एक गरीब, अनपढ़, सर्वहारा से सर्वहारा व्यक्ति भी ट्रेन में यात्रा करना पसंद करता है, लेकिन उसकी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं रेलवे में स्वच्छता पर, अच्छे खान पान के लिए जो बजट, क्या वो उचित है, पर्याप्त है? उचित तो नहीं, पर्याप्त तो नहीं कहे जा सकते। उचित जरूर लग रहे हैं पर पर्याप्त तो नहीं है। इस पर और ध्यान देना चाहिए। ध्यान आवश्यक है, और ध्यान के साथ साथ जिस लोगों को सर्व कर रहे हैं उन लोगों के लिए उसकी उपयोगिता भी देखी जानी चाहिए। हाईफाई खाना यदि शताब्दी में सर्व होता है तो आम आदमी वाली ट्रेन में उसके उपयोग का खाना भी सर्व होना मिलना चाहिए। रेलवे को देश के विकास में जो जीडीपी में योगदान देना चाहिए, क्या आपको लगता है कि उचित है वो? रेलवे भारत की आवश्यकता है, और बिना रेलवे के जीडीपी में वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि माल यातायात का, बल्क यातायात का एक सीधा साधा साधन है जो सस्ता भी है रोड से। इस बजट को आप कितने नंबर दे सके? 10 में से 5 दूंगा। पास ही मार्क्स देंगे आप? पास। इस बजट की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात आपको क्या लगी? बुरी बात, परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई गई। अच्छी बात है कि कोशिश करने का वादा किया गया। इस बजट में रेल मंत्री ने कहा कि हमने दीर्घकालिक योजनाएं बनाई है, अगले 5 साल में उसके नतीजे सामने आएंगे। हमने पुलों पर, पटरियों के रखरखाव पर ध्यान दिया है। लालू प्रसाद जी यादव के जमाने में एक बात ये हुई थी कि ट्रेनों पर ओवरलोड किया जाता था। जिस बोगी की कैपेसिटी 10 टन थी वहां 14 टन 15 टन लाद दिया जाता था। जिस रूट पर 10 ट्रेनें चलनी थी वहां पर 15 मालगाड़ियां चली, पटरियां खराब हो गई। वर्तमान रेल मंत्री की निगाह में लगता है कि रेल की पटरियों पर ध्यान दिया है, पुलों पर ध्यान दिया है, ऐसा लगता है? दिया है, आवश्यकता थी और उन्होंने ध्यान दिया भी है। हाँ। और वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपने घर की नींव यदि पूरे पहले से कमजोर कर दी है तो उस नींव को बनाने के लिए पूरा मकान तोड़ के फिर नया बनाना पड़ता है, और उसमें खर्चा ज्यादा लगता है। हाँ। एक काल्पनिक सवाल है कि अगर आप रेल मंत्री होते तो क्या करते? मैं रेल का किराया और बढ़ाता। कितने प्रतिशत बढ़ाते आप? कम से कम 25% तक बढ़ाता मैं जी। और रेलवे का जो अनुपयोगी सामान है या रेलवे की मितव्ययिता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता। कर्मचारियों पर जो खर्चा हो रहा है, हाँ। रेलवे का जो आउटपुट है 97% व्यय हो रहा है इंस्टॉलेशन पर जी, वो कम करना। नाम जोशी जी अब हमारे स्टूडियो पर हारे, आप हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।